जय हिंद एवरीवन। डिफेंस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका पॉलिटी का मेंटोर हूं। आज पॉलिटी में हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर कर ली थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी। ऑब्वियसली सारी कर पाना यूट्यूब लेक्चर्स पे इम्पॉसिबल है। जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे। अब हर साल एक या दो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज वेल एज एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स इजी हैं, बहुत इजी होता है इसे कवर करना। दूसरी चीज़ ये कि इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट पूरा जो है वो फैक्चुअल है, समझाने जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मुझसे ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो आपको ध्यान से इस चीज़ को कवर करना है, क्योंकि बहुत से फैक्ट्स हैं कि कितने ईयर का हमारा टर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस का, क्या उनकी एज होगी, कौन उन्हें सिलेक्ट करेगा, कौन उन्हें अपॉइंट करेगा, कैसे वो रिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से वो रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए। NHRC में क्या डिफरेंस है, SHRC में क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यही है कि हम बहुत फटाफट चीज़ें कवर करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि वही मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं है इसमें। सारा एफर्ट जो है वो आपका होगा। मैं बस आपको बता सकता हूँ कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज़ नॉट, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। दिस इज़ अबाउट मी। पहला है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये लेजिस्लेशन के द्वारा स्टेब्लिश की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के थ्रू मेंशन है। जैसे आर्टिकल 324 इज एसोसिएटेड विद इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 338 इज एसोसिएटेड विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338B इज एसोसिएटेड विद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है उन्हें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। और बेसिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडीज़, मतलब कि जिसे लेजिस्लेशन के थ्रू हमने स्टैब्लिश किया है। अब वही है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1993 में। कौन सा एक्ट था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। हेडक्वार्टर्स हमें पता होना चाहिए, NHRC का न्यू दिल्ली है। अब इसमें मेंबर कौन कौन से होंगे, NHRC में कौन कौन होगा? तो पहला है चेयरपर्सन। अब ये चेयरपर्सन कौन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। पहली चीज कौन होगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहली चीज, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो कि रिटायर्ड है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड नहीं होना चाहिए। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हमने बात करी है, या तो रिटायर्ड जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सॉरी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। यही चेयरपर्सन हो सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। उसके बाद में 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। 5 पूरे के पूरे फुल टाइम मेंबर्स हैं। इनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं? ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। अब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में या तो रिटायर्ड हो सकते हैं या सर्विंग हो सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज 3 other members appointed from person having knowledge and practical experience। ये बहुत जेनरिक है कि हम 3 अदर मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे जिनके पास में एक्सपर्टीज है, जिनके पास में नॉलेज है ह्यूमन राइट्स का। उसके बाद में वन ऑफ देम शैल बी वुमेन। मतलब कि हमने देखा एक चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन तो या तो CGI होंगे रिटायर्ड, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। उसके बाद में हमने मेंबर में कहा कि या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। एक और मेंबर की हमने बात करी तो वो कहा कि हमने वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं। बाकी के जो 3 मेंबर है उनमें से एक जो है इट शुड बी वुमेन, और बाकी के जो 2 हैं उनके पास में नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है वो हमें पता होना चाहिए। कुछ 7 डीम्ड मेंबर्स होंगे, जैसे कि चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का, चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का, चेयरपर्सन है पर्सन विथ डिसेबिलिटी कमीशन का, शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन, शेड्यूल ट्राइब के चेयरपर्सन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के चेयरपर्सन, NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इन सब के चेयरपर्सन होंगे। तो बेसिकली जितनी भी इंपॉर्टेंट
कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज स्टैट्यूटरी बॉडीज है, उनके जो चेयरपर्सन है वो डीम्ड मेंबर्स होंगे, वो फुल बॉडी मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर्स नहीं, वो डीम्ड मेंबर्स है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट कौन करता है एनएचआरसी का? प्रेसिडेंट करते हैं पहली चीज। अपॉइंटमेंट किसके थ्रू करते हैं? रिकमेंडेशन होती है 6 मेंबर कमेटी। तो एनएचआरसी में 6 मेंबर कमेटी होगी। ये जो 6 मेंबर कमेटी है नाम सजेस्ट करेगी, उनमें से कोई एक को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो बेसिकली ये जो सिलेक्ट कमेटी है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे। कमिटी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो एनएचआरसी की जो सिलेक्ट कमेटी है उसका जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद में लोकसभा के स्पीकर है, ओके। राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन है। याद रखना वाइस चेयरमैन हमने नहीं कहा, हमने वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं कही है, हमने कहा है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा है और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, ये दोनों भी मेंबर होंगे सिलेक्ट कमेटी के। देन यूनियन होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो ये कुछ सिलेक्ट कमेटी के मेंबर्स हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा में, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड होम मिनिस्टर। ये सिलेक्ट कमेटी के मेंबर्स होते हैं। उसमें हमें पता है चेयरमैन कौन होगा। ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कमेटी का मेंबर है तो वो चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट इज उनका क्या टेन्योर है, क्या सर्विस कंडीशन, वो कितने साल तक ऑफिस होल्ड करके रखेंगे, उनकी मैक्सिमम एज क्या हो सकती है। तो जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं एनएचआरसी के, उनका टर्म 3 साल होता है। ये याद होना चाहिए, 3 साल होता है टर्म। यूजुअली हम क्या देखते हैं, या तो 5 साल है या 6 साल है। इलेक्शन कमीशन में हमने देखा था 6 ईयर, अब यहां पर है 3 इयर्स। और एज क्या है? 70 इयर्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टर्म 3 इयर्स है और एज 70 इयर्स है। विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से कोई सा एक हो सकता है, जो भी अर्लियर है। आप 71 के हो और आपने 2 साल, मतलब जैसे ही आप 70 के पार हुए, क्रॉस किया आपने 70, यू आर नो लॉन्गर बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उसके बाद में दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जनरली री एलिजिबिलिटी नहीं होती है। इफ यू आर अ मेंबर ऑफ यूपीएससी यू कैन नॉट अगेन बिकम मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो वहां पर जो है रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट है। However, once their tenure concludes, neither the chairperson nor the members are permitted to seek further employment with the central or state government. अगर आप मेंबर हो एनएचआरसी के या चेयरमैन हो एनएचआरसी के, दिस इज द फर्स्ट थिंग, अगर आप हो और आप रीअपॉइंट हो सकते हो वापिस से एनएचआरसी में, लेकिन यू कैन नॉट सीक एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप बन गए हो, पार्ट हो चुके हो आप एनएचआरसी का, तो आप फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एज एन एम्प्लॉयमेंट उनको सीख नहीं कर सकते हो। वहां पर आप एज ए एक्सपर्ट जा सकते हो, लेकिन एज एन एम्प्लॉयमेंट नहीं जा सकते हो। एनएचआरसी की सैलरीज एंड अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज, ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशंस हैं रिमूव करने की, कि प्रेसिडेंट उन्हें कब रिमूव कर सकता है चेयरपर्सन को। तो पहला है अगर वो इंसॉल्वेंट है, अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर ले, अगर वो अनफिट टू कंटिन्यू है, अनसाउंड माइंड है और ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने, ये याद होना चाहिए। उसके बाद में ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, उन्हें दोषी मान लिया है और उन्हें सजा सुना दी गई है, तो फिर आप रिमूव कर दिए जाओगे बाय प्रेसिडेंट। तो पहली चीज इंसॉल्वेंट है, पेड एम्प्लॉयमेंट, अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस, अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड बाय कंपिटेंट कोर्ट, और यू आर कन्विक्टेड और आपको इम्प्रिजनमेंट हो गया फॉर एन ऑफेंस। नाउ इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि इसके अलावा भी आपको निकाला जा सकता है एनएचआरसी के पद से। आप चेयरपर्सन हो, आप मेंबर हो, ये तो है निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। इसके साथ साथ में 2 ग्राउंड और हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन जब आपको निकाला जाएगा थ्रू प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो प्रेसिडेंट को मैटर रेफर करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड करेगा वेदर
आप जो मेंबर है वो गिल्टी है या नहीं है। अगर उन्होंने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने अज्यूम कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि यस ही इज गिल्टी ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तब ही प्रेसिडेंट निकाल सकता है। और इस चीज में सुप्रीम कोर्ट का जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है, इन केस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रेसिडेंट को मैटर रेफर करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, और ये जो होता है सुप्रीम कोर्ट का ये बाइंडिंग होता है। उसी के बाद में प्रेसिडेंट फिर रिमूव करता है इंडिविजुअल को। उसके बाद में सैलरीज एंड अलाउंसेस हमने बता दिया था, डिसाइड होती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, पार्लियामेंट नहीं कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रहा है। पावर ऑफ एनएचआरसी, तो ये इंपॉर्टेंट है। पावर क्या है? पहली चीज है दे हैव अ पावर ऑफ सिविल कोड, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिविल कोड की पावर है एनएचआरसी के पास में। उसके बाद में दे कैन समन, किसी को भी समन कर सकते हैं। उसके बाद में रिसीव एविडेंसेस ऑन एफिडेविट, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, बोल सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप लेके आइए। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस और डॉक्यूमेंट्स, कमीशन को इशू कर सकते हैं कि दे वांट टू एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ चीजें हैं। मेन चीज अगर मुझे इसमें से याद रखनी है तो ये मैं याद रखूंगा कि एनएचआरसी हैव द पावर ऑफ सिविल कोड, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फंक्शंस। ये फंक्शंस आप पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चंस आते नहीं, बहुत जेनरिक पॉइंट्स हैं। आप एक बार इसे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन लुक इनटू कंप्लेंट्स अबाउट ह्यूमन राइट वायलेशंस बाय आर्म फोर्सेस। अगर आर्म फोर्सेस अलीज्ड, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है किसी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के ऊपर कि इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, जो जनरली जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे अलीज्ड वायलेशंस आते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, तो ऐसे मैटर में एनएचआरसी जो है वो मतलब इन्वेस्टिगेट मैटर को कर सकता है। इट कैन डू आइदर व्हेन समवन फाइल्स अ पिटीशन और व्हेन कमीशन डिसाइड्स टू एक्ट ऑन इट्स ओन। ये दो चीजों में हो सकता है, या तो किसी ने कंप्लेंट करी है या कमीशन खुद से सुमोटो भी एक्शन ले सकता है, खुद से किसी के कंप्लेंट करने का वेट वो नहीं करेंगे। इन सच केसेस एनएचआरसी आस्क्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ रिपोर्ट अबाउट द एलिज्ड वायलेशंस। एनएचआरसी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और उन्हें कहेगा कि क्या एलिज्ड वायलेशंस हुए, उसकी एक रिपोर्ट आप बना के हमें दीजिए। आफ्टर स्टडिंग द रिपोर्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट बनाई है उसे स्टडी करने के बाद में एनएचआरसी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है ऑब्वियसली। सेकंड, रिकमेंडेशन दे सकता है टू गवर्नमेंट ऑन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है एनएचआरसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि मेक अ रिपोर्ट अबाउट अ एलिज्ड वायलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट जो है वो एनएचआरसी को वापस भेजी। एनएचआरसी ने वो रिपोर्ट पढ़ी। एनएचआरसी को लगा कि ये जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को बदनाम करने के लिए फेक जो है कंप्लेंट की गई थी, तो वो तो रिजेक्ट कर देंगे वहाँ पर। दूसरी चीज़ उन्हें लगता है कि जेन्युइनली देयर वाज अ ह्यूमन राइट वायलेशन डन बाय मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, तो वो रिकमेंड करते हैं कि क्या एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है। मैंने कहा है रिकमेंड कर सकते हैं। अब वो रिकमेंडेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट माने या ना माने, इट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये बाइंडिंग नहीं होती है, ये सिर्फ एडवर्सरी इन नेचर है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज कुछ पावर्स है, इंपॉर्टेंट पावर्स है, वो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में डिस्कस कर लेते हैं। दे हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, वो अपने खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकते हैं, उनके पास में ये पावर है, सिंपल। सेकंड, पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया था, दे हैव अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट। थर्ड, जो प्रोसीडिंग्स होती है एनएचआरसी की वो उसका जुडिशियल कैरेक्टर होता है। हमने बताया था ना कि दे कैन एग्जामिन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, तो ऐसा कौन करता है? जुडिशरी करती है। तो जो इनकी प्रोसीडिंग्स होती है उसमें जुडिशियल कैरेक्टर होता है। इट हैज इट्स ओन इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ, अपना खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है। इट ऑल्सो एम्पावर्ड टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उन्हें लगता है कि उन्हें सीबीआई की हेल्प लेनी है तो ऐसा कर सकते हैं।
उन्हें लगता है कि उन्हें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हेल्प लेनी, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि किसी और पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी है, कि उन्हें कॉर्पोरेशन चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से, पर्टिकुलर स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट से, तो ऐसा वो कर सकते हैं। उनके इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कमीशन कैन नॉट इन्वेस्टिगेट अ केस इफ मोर देन 1 year हैज पास्ड सिंस द अलेज्ड ह्यूमन राइट वायलेशन हैपेंड। मान लीजिए कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है 2025 में या 2024 में हुआ है, उसकी कंप्लेंट आज हो रही है, दैट इज 2026 में, तो ऐसे में फिर एनएचआरसी जो है उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो एक्ट कमिट हुआ था ये 1 साल, इसको 1 साल हो गया है। तो ये जो कंप्लेंट है ये विदिन 1 year होनी चाहिए, तभी एनएचआरसी एक्शन ले सकता है। आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप दूसरे जो लीगल वेज है उसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन आप एनएचआरसी के पास नहीं जा सकते हो ये कहकर कि मेरा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था 2 साल पहले। उसके लिए आपको 1 साल पहले ही कंप्लेंट, 1 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो कमीशन कैन नॉट इन्वेस्टिगेट अ केस इफ मोर देन 1 year हैज पास्ड सिंस द अलेज्ड ह्यूमन राइट वायलेशन हैपेंड। तो विद इन 1 year उनको कर सकते हैं वो। ये मैंने बता दिया था कि एडवाइस जो है रिकमेंडरी नेचर है। नो पावर टू पनिश द वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर उन्हें लग भी गया, इवन दे फाउंड आउट दैट पर्टिकुलर ह्यूमन राइट वायलेशन डिड हैपन, उसके बाद में भी दे डू नॉट हैव पावर टू पनिश, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। इवन दो मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई डीएम है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्होंने कोई ह्यूमन राइट वायलेशन में उन्हें गिल्टी पाया गया, लेकिन एनएचआरसी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, उनको पनिश नहीं कर सकता है। एनएचआरसी बस रिकमेंड कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने ह्यूमन राइट वायलेशन, ये मतलब जो ह्यूमन राइट वायलेशन के जो इल्ज़ाम है वो बहुत सही है, हमने पाया है कि ही इज़ गिल्टी, तो आप इन्हें डिसमिस कीजिए सर्विस से या इनके ऊपर पर्टिकुलर लीगल एक्शन लीजिए। अब उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना है नहीं लेना है वो कम्प्लीटली उन पर डिपेंड करता है। तो दे डू नॉट हैव पावर टू पनिश द वायलेटर्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो टूथलेस है वो, कुछ नहीं कर सकते वो। द ह्यूमन राइट कमीशन कैन लुक इनटू कंप्लेंट अबाउट ह्यूमन राइट वायलेशंस बाय आर्म फोर्सेस, ये हमने देख लिया था। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, रिकमेंडरी इन नेचर है और दूसरी चीज़ ये है दे हैव नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यूनियन लेवल पर था, इसी के पैरेलल एट स्टेट लेवल वी हैव स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो बहुत सी चीज़ें सिमिलर है, कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए, उसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप एनएचआरसी का जो चीज़ें एनएचआरसी की पावर है उसी तरीके से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की पावर नहीं होगी। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके बाद में इसे भी 1993 में बनाया गया था अंडर सेम जो एनएचआरसी के प्रोटेक्शन से बना, लॉ के थ्रू बनाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू इसे भी बनाया गया है। अब इनका हेडक्वार्टर क्या होगा वो डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। एनएचआरसी का हेडक्वार्टर हमने देखा था न्यू दिल्ली में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का क्या होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें कंपोजिशन में क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है एंड 2 अदर मेंबर्स होते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स हैं। वहां पे हमने देखा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में दैट वी हैव 1 चेयरपर्सन एंड 5 फुल बॉडीड मेंबर्स एंड 7 डीम्ड मेंबर्स। तो 5 फुल बॉडीड मेंबर्स थे, यहाँ पर 2 मेंबर्स हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकता है या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही और शी मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज अगर आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं हो देन यू मस्ट बी ए सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट। तो रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट, ये होगी क्वालिफिकेशंस किसके लिए, चेयरपर्सन के लिए। अदर मेंबर अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। जज ऑफ हाई कोर्ट होगा एक मेंबर के लिए, वो सर्विंग भी हो सकता है, वो रिटायर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट अ डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट
with a minimum of 7 year experience as a district judge. डिस्ट्रिक्ट जज है स्टेट का जिनका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 7 साल का होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए? 7 साल का होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज 5 साल के हो तो यू कैन नॉट बी ए मेंबर। अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज हो तो आपका कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ पर्टिकुलर स्टेट। उसी के बाद में आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे एज अ मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सेकेंड, ये फर्स्ट मेंबर के लिए था। तो फर्स्ट मेंबर के लिए हमने क्या देख लिया? रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट है या सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट है। सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए लेकिन उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 7 ईयर का। तो ये क्वालिफिकेशन है एक मेंबर की। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वालिफिकेशन? अ पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट। पर्सन जिसके पास में बहुत प्रोफाउंड नॉलेज है अबाउट ह्यूमन राइट्स, वो क्वालिफिकेशन है सेकेंड मेंबर के लिए। अब सिलेक्ट कमिटी, जहां पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट कमिटी, जो नाम सिलेक्ट कमिटी ने रिकमेंड किया उसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यहां पर भी सिलेक्ट कमिटी होगी। लेट अस डिस्कस दैट। अब पहला डिफरेंस है, वहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा था स्टेट ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, यहां पर कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर अपॉइंट कर रहा है। और जो कमिटी का सिलेक्ट कमिटी में कौन होगा? चीफ मिनिस्टर हेड, वहां पर प्राइम मिनिस्टर हेड था। स्पीकर ऑफ विधानसभा, वहां पर स्पीकर ऑफ लोकसभा था। द चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद है तो उसमें चेयरपर्सन, अगर किसी जगह पर विधान परिषद एग्जिस्ट करता है तो उसका चेयरपर्सन, नॉट डेप्यूटी वाइस चेयरपर्सन। वहां पर हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहां पर क्या है? चेयरपर्सन ऑफ विधान परिषद। लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मतलब विधान परिषद अगर है तो वहां का लीडर ऑफ अपोजिशन, और विधानसभा में जो लीडर अपोजिशन है वो तो हो गई। उसके बाद में होम मिनिस्टर, वहां पर हमने देखा था यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ पर है स्टेट होम मिनिस्टर। तो कुछ ही डिफरेंसेस है जो हमें पता होना चाहिए। पहला डिफरेंस, वहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा था, यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए कि कोई सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जा रहा है या सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो अपॉइंट किया जा सकता है ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। एमपी में एक मेंबर है, वो सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज है जिनके पास में 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और सिलेक्ट कमेटी ने उनका नाम रिकमेंड किया। तो अब जो है मेंबर अपॉइंट, गवर्नर को अपॉइंट करना है, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है, सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज है, इन्हें अपॉइंट तभी किया जा सकता है, पहले हमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है ना आप अपॉइंट कर लीजिए, तो किया जा सकता है। सेम जो है वो सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट के साथ में होगा। अगर सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट का नाम रिकमेंड किया गया है तो उसको अपॉइंट करने से पहले गवर्नर को कंसल्ट करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। टर्म क्या होगा मेंबर्स का? व्हाट शुड बी टर्म? दे विल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years और टिल द एज ऑफ 70 years। ये तो दोनों जगह सेम है, तो ये तो सिंपली आपको याद रह जाएगा। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वहां पर भी एलिजिबल थे, यहां पर भी एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद में दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेज है ये डिटरमाइंड होती है बाय स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कहा है मैंने कहा है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज उनको कैसे निकाला जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर ने अपॉइंट किया था तो क्या गवर्नर ही रिमूव करेगा? नहीं, गवर्नर रिमूव नहीं करता है। तो फिर कौन रिमूव करेगा? दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ही रिमूव कर रहा है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में गवर्नर अपॉइंट कर रहा है लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कैसे करेगा? उसी मैनर में जिस तरीके से चेयरमैन को किया जाता है
जिस तरीके से एनएचआरसी के मेंबर और चेयरपर्सन को रिमूव किया जाएगा, सेम वे में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर और चेयरपर्सन को रिमूव किया जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। और उसमें अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है तो प्रेसिडेंट मैटर करता है, प्रेसिडेंट रेफर करता है मैटर टू दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है ऑन प्रेसिडेंट। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी? They can investigate human right violations only on matters related to state list and concurrent list in the 7th schedule. मान लीजिए किसी आर्म्ड फोर्सेस पर अलेज्ड ये है, अलेजली दे आर अलेज्ड कि उन्होंने उन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया, पर्टिकुलर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में नक्सली एरिया में किसी ट्राइबल के अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, तो आप जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकते हो टू स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, आपको जाना पड़ेगा एनएचआरसी पर, एनएचआरसी के पास में। क्यों? क्योंकि जो डिफेंस फोर्सेस है इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पर आप उन्हीं सब्जेक्ट्स पर आप कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो जो कॉन्करेंट लिस्ट में है और स्टेट लिस्ट में। ये दो ही जो सब्जेक्ट है, मतलब इन लिस्ट में जो भी लिस्ट आएगी, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पर अगर वायलेशन हो रहा है, उन पर अगर उनसे रिलेटेड अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तभी आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास में जा सकते हो, अदरवाइज आपको एनएचआरसी के पास में जाना पड़ेगा। तो ये ज्यूरिसडिक्शन है। और मान लीजिए कि इवन दो स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर आप चाहते हो एसएचआरसी के पास में जाना, लेकिन उस सब्जेक्ट पर या उस टॉपिक पर ऑलरेडी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तब फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि उस टॉपिक पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो एनएचआरसी कर रहा है, तो फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई। नेचर में हमें पता ही है कि एडवाइस जो है रिकमेंडरी होती है नेचर की, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की है। दे डू नॉट हैव पावर टू पनिश द वायलेटर्स, उनके पास में पावर नहीं होती कि वो पनिश करें। उसके बाद में रिकमेंडेशन आर नॉन बाइंडिंग, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है, गवर्नर को सबमिट नहीं कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज रही है, प्रेसिडेंट को नहीं दे रही। तो यहाँ पर भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक रिपोर्ट बना रहा है, एनुअली एक रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है। और ये जो रिपोर्ट्स होती है, ये दोनों, मतलब अगर विधानसभा और विधान परिषद है स्टेट में, तो दोनों जगह पे प्रेजेंट की जाती है और बताया जाता है कि व्हाट आर द एक्शन टेकन एंड व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी आर अनेबल टू टेक द एक्शंस। उसके बाद में ये कुछ फंक्शंस है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस के, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके। अब कुछ पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था। पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में थर्ड पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब सेम जो 1 ईयर वाला नॉर्म था कि अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उस मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, तो यहीं पर भी सेम चीज है। अब ह्यूमन राइट कोर्ट्स एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, जिसके थ्रू हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को स्टेब्लिश किया, वो एक और चीज की बात करता है, विच इज स्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कोर्ट्स। तो ये जो ह्यूमन राइट कोर्ट्स है, इट हैज ए स्टैट्यूटरी बैकिंग। इन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश करो। क्या कहा है? ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, इन्होंने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ह्यूमन राइट कोर्ट होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ह्यूमन राइट कोर्ट होगा। क्यों होगा? फॉर स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस
फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक अलग से ही हमने कोर्ट बना एस्टेब्लिश कर दिया जो कि केसेस हियर करेगा अबाउट अलेज्ड ह्यूमन राइट वायलेशन। उसकी वजह से क्या होगा, जस्टिस जो फटाफट से डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए तो बहुत सारे एक जज के पास में बहुत सारे केसेस होते हैं, तो आपका भी जो केस है उनमें से एक बनकर रह जाएगा, तो आपको जस्टिस मिलने में टाइम लग जाएगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड। तो उस कॉन्सेप्ट से हम लेके आए हैं ये जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कोर्ट्स। सॉरी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आई थिंक। जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड है। So justice delayed is justice denied and justice hurried is justice buried. These are the two things. This court can be set up by state government. अब ये कोर्ट कौन सा एस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक ह्यूमन राइट कोर्ट स्टेब्लिश करे, तो वो स्टेब्लिश तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्करेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए, किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। अब हर एक ह्यूमन राइट कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा और एक एडवोकेट अपॉइंट किया जाएगा जिसने कम से कम 7 साल तक प्रैक्टिस करी है एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग केसेस इन दैट कोर्ट। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी या एक एडवोकेट अपॉइंट करेगी, लेकिन वो एडवोकेट कौन होगा, उनके पास में कम से कम 7 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब वो 7 साल तक, एटलीस्ट 7 साल से वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है। नेक्स्ट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आप सीआईसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसे स्टेब्लिश करी है हमने सीआईसी को, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से। इंपॉर्टेंट है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट आप सुनते ही हैं कि आपने आरटीआई लगाई है या थ्रू आरटीआई हमें ये पता चल रहा है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से हमने स्टेब्लिश करा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट। तो जो आरटीआई एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करता है। पहली चीज, It handle complaints and decides appeals related to RTI request made to public office under the central government and union territories. इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। दिस इज सिंपल। तो हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। आरटीआई एक्ट की इंप्लीमेंटेशन को सुपरवाइज ये कर रहा है, अंडर आरटीआई एक्ट इसे एस्टेब्लिश किया है। ये ना, ये स्लाइड्स थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या कहा है इसमें। इसमें कंपोजिशन की बात कही है, तो इसमें होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो क्या कहा है, पहले तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। मैंने क्या कहा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है प्लस नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इन्हें कौन अपॉइंट कर रहा है, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। अब इसमें भी एक सिलेक्ट कमिटी है। कौन सी सिलेक्ट कमिटी है, पहला इसमें जो मेंबर होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद वो। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चेयरपर्सन होगा प्लस नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एट मोस्ट 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इतने हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। इन्हें कौन अपॉइंट करता है, इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट खुद से अपॉइंट नहीं करता है, प्रेसिडेंट के पास में एक सिलेक्ट कमिटी होती है। सिलेक्ट कमिटी नाम सजेस्ट करती है और इसी नाम के थ्रू वो किसी एक को अपॉइंट करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सिलेक्ट कमिटी में कौन होता है, तो इसका जो चेयरपर्सन होता है सिलेक्ट कमिटी का, इट इज प्राइम मिनिस्टर। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लोकसभा स्पीकर नहीं है, यहाँ पर है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। एंड द थर्ड थिंग इज अ यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो 3 चीजें,
प्राइम मिनिस्टर तो हेड हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ लोकसभा का है, अभी एट प्रेजेंट इट इज राहुल गांधी। थर्ड इज नॉमिनेटेड, यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब ये यूनियन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, होम मिनिस्टर भी हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हो सकता है, कॉमर्स मिनिस्टर भी हो सकता है। एक ही कंडीशन है, वो कोई भी हो सकता है बट उन्हें यूनियन मिनिस्टर होना पड़ेगा। अगर वो यूनियन मिनिस्टर है और उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है तो ये 3 मेंबर होते हैं सिलेक्ट कमेटी के, ये नाम सजेस्ट करेंगे और प्रेसिडेंट उन्हीं में से किसी एक को चेयरपर्सन अपॉइंट करता है और बाकी को कमिश्नर अपॉइंट करता है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट करता है। और ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर 10 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? देखिए, क्वालिफिकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शुड बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ। ये कुछ है, उनको लॉ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, इनमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई हो जाओगे। एक और चीज है कि जो मेंबर हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, ये नहीं हो सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। अगर आप सांसद हो, अगर आप विधायक हो तो आप मतलब पार्ट नहीं, मेंबर नहीं बन सकते हो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। दिस इज फर्स्ट थिंग। अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा हुआ है तो भी आप मेंबर नहीं बन सकते हो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्टेड हो देन ऑल्सो यू कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और परस्यूइंग एनी प्रोफेशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1-2 बार आप इसको रीड करोगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा अगर आप देखोगे एग्जाम में तो। व्हाट इज टेन्योर? अब टेन्योर क्या होगा? उनका जो टर्म है वो प्रिस्क्राइब्ड होगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी तक हमने देखा था या तो 3 ईयर है या 6 ईयर है या 5 ईयर है। यहां पर उन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को क्या कहा है? टर्म जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, वो कभी 1 साल हो सकता है, कभी 2 साल हो सकता है, कभी 5 साल हो सकता है। सेकेंड चीज, अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये फिक्स है कि 65 ईयर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो यू कैन नॉट बिकम मेंबर और चेयरपर्सन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। 65 साल से छोटे हो तभी आप एलिजिबल हो टू बिकम अ मेंबर और चेयरपर्सन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। आपका टर्म क्या होगा, आप कितने साल तक ऑफिस होल्ड करके रखोगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो दिस इज अ पेक्युलर यूनिक पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनएचआरसी में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है, बट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के मेंबर आर नॉट एलिजिबल for reappointment. This is also important. अब ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ये एलिजिबल है किसके लिए? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए, लेकिन उसके अलावा किसी और चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप मेंबर हो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तो आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हो, लेकिन उसमें भी मान लीजिए कि आप अभी 2 साल तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो तो आप जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सिर्फ 3 साल तक रह सकते हो। तो मतलब आपका मेंबरशिप और चेयरपर्सन ये टोटल मिला के आप 5 साल से ज्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हो। तो ये कहा है उन्होंने, ठीक है। तो एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉर टेन्योर सच दैट टोटल टेन्योर इंक्लूडिंग हिज टर्म एज एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर डज नॉट एक्सीड 5 ईयर। वो जो है 5 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर है वो 5 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यू आर नॉट रीएलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम व्हाट? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब रिमूवल कौन रिमूव करता है मेंबर ऑफ सीआईसी को? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रिमूव करता है। सेम चीज है, कैसे, क्या ग्राउंड से? एडजस्ट इंसॉल्वेंट, ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है। इंगेजेस इन पेड एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने डिस्कस किया था।
इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू है। ही अक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशली हिज ऑफिशियल फंक्शंस। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, सिंपल है, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है, उसमें समझाने जैसा है कुछ नहीं। उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है इन्हें रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये भी हमने बार बार देख लिया था, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए प्रेसिडेंट को मैटर करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है। उसके बाद में सैलरी एंड सर्विस कंडीशन। ये सैलरी एंड सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। अब फंक्शंस क्या होंगे सीआईसी के, ये भी आप पढ़ लेना, सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने जैसा। एक बार आप इसको पॉज कीजिए और आराम से इसको पढ़ लेना। अब हम आ जाते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे। जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर यूनियन लेवल पर है, उसी के पैरेलल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट स्टेट लेवल। अगेन इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर आरटीआई एक्ट। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन देखती है आरटीआई एक्ट का स्टेट गवर्नमेंट में। इट एग्जामिन्स कंप्लेंट्स एंड डिसाइड्स अपील रिलेटेड टू आरटीआई रिक्वेस्ट मेड टू पब्लिक ऑफिस अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। सेम चीज जो हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में देखी थी, यहां पर हमने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में देख लिया। अब मेंबर क्या होंगे इसमें? तो वही है, एक चेयरपर्सन होगा एंड नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेम चीज जो है वहां पर भी हमने देखा था, एक चेयरपर्सन होगा एंड नॉट मोर देन 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यहां पर भी एक चेयरपर्सन होगा एंड नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इन्हें कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर अपॉइंट कर रहा है। वहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे, यहां पर गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। और कमेटी है रिकमेंडेशन की, सिलेक्ट कमेटी कौन है? चीफ मिनिस्टर है चेयरपर्सन, वहां पर प्राइम मिनिस्टर था। लीडर ऑफ अपोजिशन है विधानसभा का, वहां पर लोकसभा का था। एंड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, वहां पर यूनियन मिनिस्टर था नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यहां पर स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। सैलरी एंड अलाउंसेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है। सैलरी एंड अलाउंसेस वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट था, यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। ये एक बार आप चेक करना, शायद इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन, लेट मी चेक इट। ठीक है, इट इज करेक्ट, इट इज स्टिल डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, मैं हो गया था तो फिर आप भी हो सकते हो। उसके बाद में क्वालिफिकेशंस है। तो ही शुड बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, जो सेम क्वालिफिकेशंस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की थी वहां पर भी यही है। और वही चीज दी हुई है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कुछ बिजनेस अपना खुद का कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं, परस्यूइंग एनी प्रोफेशंस, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में टर्म क्या होगा? टर्म जो है उनका होगा एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने टर्म के लिए वो ऑफिस होल्ड करेंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय होम? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट थिंग इज आइदर दे अटेंड द एज ऑफ 65। सेम है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का भी सेम है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का भी सेम है, तो आप एक ही याद रखोगे तो भी चलेगा। दे आर नॉट, जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जैसे कि सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो एलिजिबल नहीं होता रीअपॉइंटमेंट के लिए, वैसे ही ये एलिजिबल नहीं होता रीअपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो एलिजिबल है ओनली टू बिकम स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और वही 5 साल वाला नॉर्म है यहां पर भी। अब रिमूवल, अब देखिए हमने देखा था ना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में अपॉइंट गवर्नर कर रहे थे, रिमूव प्रेसिडेंट कर रहे थे।
स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहे हैं, रिमूवल क्या प्रेसिडेंट कर रहे हैं? नहीं, रिमूवल भी गवर्नर कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान होना चाहिए, यहां पर हम कंफ्यूज होंगे। ठीक है, गवर्नर कैन रिमूव दी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में देखा था कि गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट रिमूव कर रहा है। यहां पर क्या, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हमने देखा था गवर्नर अपॉइंट कर रहा है और प्रेसिडेंट रिमूव कर रहा है। यहां पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक्सेप्शन है, यहां पर गवर्नर ही अपॉइंट कर रहा है और गवर्नर ही रिमूव कर रहा है। और ग्राउंड्स भी हमने वही देखे हुए हैं जो ग्राउंड्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के थे। इसको एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद में मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पर भी गवर्नर रिमूव कर सकता है, लेकिन गवर्नर को मैटर रेफर करना पड़ता है टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करता है, अगर उन्होंने देख लिया कि यस ही इज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो आपको रिमूव किया जा सकता है। और उसमें फिर गवर्नर की जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन होती है, वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की सारी डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट पे, तो यहाँ पर भी बाइंडिंग है। सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। फंक्शंस भी सेम ही है, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लेना। अब नेक्स्ट इज आई थिंक दिस इज सीबीआई। हम एक पीपीटी मिस हुई है, हाँ। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज सीबीआई। तो पहली चीज आपको याद होना चाहिए कि 1963 में सीबीआई को स्टेब्लिश किया था। डेट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे क्रिएट किया था इसे? बाय रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर मिनिस्ट्री ने एक रिजोल्यूशन पास किया और 1963 में सीबीआई को स्टेब्लिश किया था। लेटर जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है सीबीआई का, उसे ट्रांसफर कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को। तो याद क्या होना चाहिए? 1963 में स्टेब्लिश हुआ। कैसे स्टेब्लिश हुआ? रिजोल्यूशन के थ्रू। किसका रिजोल्यूशन? कौन सी मिनिस्ट्री का रिजोल्यूशन था? होम मिनिस्ट्री का रिजोल्यूशन था। बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है सीबीआई का, वो किसे भेज दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को भेज दिया था। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। अब इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? इट इज अटैच्ड ऑफिस। क्या है? इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट थिंग। कैसे स्टेब्लिश हुआ? संथानम कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड किया था कि सीबीआई को स्टेब्लिश करो, तो गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी थी। तो 1963 में स्टेब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। एंड प्रेजेंट स्टेटस क्या है? इट इज एन अटैच्ड ऑफिस। ना तो स्टैट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंने वही चीज आपको बताई है। उसके बाद में इट गेट्स इट्स इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। हमने देखा ना सीबीआई बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करती है। हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी केस अगर बहुत हाई प्रोफाइल है और पुलिस अपना एज यूजुअल इनकम्पिटेंस शो करती है, तो हम कहते हैं कि ये केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए। तो जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उसके पास में कौन सी पावर, वो मतलब वो सोर्स ऑफ पावर क्या है, कहाँ से वो अपनी पावर डिराइव करती है? तो जो इन्वेस्टिगेटिंग पावर है सीबीआई की, वो आती है फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। ये याद होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में है, इन केस अगर पूछ लिया गया हो। नेक्स्ट इज सीबीआई इज लेड बाय डायरेक्टर। सीबीआई को हेड कौन करता है? डायरेक्टर हेड करता है। डायरेक्टर इज हेल्ड बाय स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर। सीबीआई को लीड डायरेक्टर कर रहा है और डायरेक्टर इज असिस्टेड बाय कौन? स्पेशल डायरेक्टर होता है या एडिशनल डायरेक्टर होता है। कभी कभी इनके बीच में भी पावर टसल होता है। इफ यू नो अबाउट द केस ऑफ राकेश अस्थाना, देयर आर ऑल्सो मेनी ऑफिसर, अदर ऑफिसर्स सच एज जॉइंट डायरेक्टर्स, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स, सुपरिंटेंडेंट्स। इतना काम का नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर इज असिस्टेड बाय एडिशनल डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर।
उसके बाद में कुछ 5000 स्टाफ मेंबर्स हैं, 250 लॉ ऑफिसर्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर द सीवीसी एक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, द सुपरिंटेंडेंस और ओवरऑल कंट्रोल ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट। However, in cases related to Prevention of Corruption Act, superintendence lies with CVC. This is very important distinction. क्या बोला है इसमें? इन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 पास हुआ, उसके बाद में जो ओवरऑल कंट्रोल है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का, वो किसके पास में चले गया? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चले गया। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जितने भी करप्शन रिलेटेड केसेस हैं उसका सुपरिंटेंडेंस किसके पास में चले गया? वो चले गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास में। तो वही चीज लिखी हुई है कि आफ्टर द सीवीसी एक्ट 2003 सुपरिंटेंडेंस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर, केसेस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कोई भी केस अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड है तो उसका सुपरविजन किसके पास में? वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो हम अभी पढ़ेंगे। The CVC Act 2003 gives CBI director a fixed tenure of 2 years. This is very important. तो जो सीबीआई डायरेक्टर है उनके पास में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। कैसे होता है? क्योंकि सीवीसी एक्ट ने कहा है कि इनका जो टर्म होगा, जो सीबीआई डायरेक्टर का टर्म होगा, इट विल बी 2 years, वेरी इंपॉर्टेंट 2 years होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देयर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, तो वो गलत होगा। और सीबीआई डायरेक्टर डू नॉट हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। सीबीआई डायरेक्टर हैव अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इट इज 2 years। और ये 2 years कौन बता रहा है? ये बता रहा है सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। अब थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, उसने चेंजेस किए थे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। क्या चेंजेस किए थे लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट? आफ्टर अन्ना हजारेस इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो था, उसके बाद में हमने लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास किया, तो उसके बाद में सीबीआई में भी कुछ चेंजेस आए थे। सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में कुछ चेंजेस थे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को, याद रखना है हमें। यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर रहा है सीबीआई डायरेक्टर को, ना ही गवर्नर अपॉइंट कर रहा है। सीबीआई डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है? नहीं, एक सिलेक्शन कमेटी होगी, वो सिलेक्शन कमेटी नाम सजेस्ट करेगी, उनमें से किसी एक को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं एज अ सीबीआई डायरेक्टर। तो इसमें कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर है चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम। वेरी इंपॉर्टेंट। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया 2013 में, उन्होंने एक चेंज किया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट ने ये कहा कि जो सीबीआई डायरेक्टर है वो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इसमें डिस्क्रिशनरी नहीं है, डिस्क्रिशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं में से किसी एक नाम को अपॉइंट करेगा सीबीआई डायरेक्टर, जो सिलेक्ट कमेटी ने किया है। और ये सिलेक्ट कमेटी में कौन होंगे? पहली चीज, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का होगा, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या फिर सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट करा है। इन तीनों ने मिलकर कुछ नाम सजेस्ट करे हैं, कुछ नाम जो है पिक करे हैं, और इनमें से किसी एक को ही सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकता है। ये किसने कहा है? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट ने चेंज किया है। लेटर the Delhi Special Police Establishment Act 2014 made another change. It said that if there is no officially recognized leader of opposition in Lok Sabha, then leader of largest opposition party in the Lok Sabha will become a member of this committee. इसका क्या कहना है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एक और बार एक चेंज हुआ। अब रिसेंटली आपको याद होगा, इससे पहले की जो लोकसभा है उसमें देयर वाज नो रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। याद कीजिए, मैंने आपको पार्लियामेंट में पढ़ाया था कि अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन, मतलब क्या कंडीशन होती है कि एटलीस्ट 1/10 मेंबर्स होने चाहिए उस पार्टी के। अगर 552 है या 550
टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है, तो इसका एटलीस्ट 1/10 होना चाहिए किसी पार्टी के पास में, वही पार्टी फिर रिकॉग्नाइज करती है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। लेकिन किसी पार्टी के पास में इतने आए ही नहीं है, मान लीजिए बीजेपी के पास में ऑलमोस्ट 400 सीट्स है और बाकी सबके पास में 20-20, 30-30 सीट्स हैं, तो किसी के पास में 55 से ज्यादा जो विधायक मतलब सांसद है वो है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो कोई भी जो है अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा लोकसभा में। तो ऐसे में फिर जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ने चेंज किया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उस पार्टी को के मेंबर को चुना जाएगा जिसके पास में सबसे ज्यादा सीट्स हैं। मान लीजिए कि कांग्रेस के पास में 49 सीट्स है और बाकी सबके पास में 20 या 25 सीट्स हैं, तो फिर कांग्रेस जो है वो पिक करेगी, मतलब वो जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है। अब यहां से फिर लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाएगा लोकसभा का, अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं है लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीबीआई यहां से चूज किया जाएगा। तो वही चीज उन्होंने यहां पर कही है कि लेटर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट made another change. It said that if there is no officially recognized leader of opposition in Lok Sabha, और ऐसा कब होगा? जब किसी भी पार्टी के पास में 1/10 मेंबर नहीं है ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। एक ही पार्टी के पास में सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, किसी के पास में 50 से ज्यादा जो है एमपीज नहीं है किसी पार्टी के पास में, तो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। तो ऐसे केस में लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी लोकसभा में उसका जो लीडर होगा उसे कंसिडर किया जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। उसे फिर माना जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी, इस कमिटी का मेंबर बनने के लिए। अब ये भी कुछ सिंपल चीजें हैं, इसे आप रीड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट था सीबीआई में वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। फंक्शंस ऑफ सीबीआई भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझाने जैसा इसमें है नहीं कुछ, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें लिखी हुई हैं। सेम चीज यहां पर भी है। एक सेकेंड। Special police establishment, which is a part of CBI, works in addition to state police, not as a replacement. ये जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है ये स्टेट पुलिस को रिप्लेस नहीं करता, ये उनको बस उनके काम को सप्लीमेंट करता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब प्रोविजन ऑफ प्रायर परमिशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए सीबीआई को किसी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो क्या सीबीआई को किसी की परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, उसके ऊपर ये डिस्कशन है। Earlier, the CBI had to take prior approval from the central government before starting any inquiry or investigation against senior officer of the rank of joint secretary and above in central government or its authority. पहले क्या होता था, सीबीआई को प्रायर अप्रूवल चाहिए होता था सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर उन्हें किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करना हो तो। लेकिन ये किसी कौन होता है? ये होता है रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। अगर आपकी रैंक जॉइंट सेक्रेटरी है उससे अबव है और सीबीआई आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो सीबीआई को प्रायर परमिशन चाहिए होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी से की पोजीशन से नीचे हो तो उसके लिए आपको उसके लिए सीबीआई को प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें सीबीआई के पास में डिस्क्रिशनरी होता है, वो आपको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन जहां आप जॉइंट सेक्रेटरी बने या जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की आपकी पोस्ट है और आप अगर करप्शन केस में या किसी और केस में इन्वॉल्व हो, किसी लिकर के स्कैम में इन्वॉल्व हो या दूसरे केस में इन्वॉल्व हो जैसे दिल्ली में हो रहा था, तो उसके लिए आपको चाहिए था प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पहले था, अभी क्या है? However, on 6 May 2014, Supreme Court declared that this rule is invalid. सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को इनवैलिड कंसिडर किया। The court said that CBI does not need prior permission to investigate senior bureaucrats in corruption cases under Prevention of Corruption Act. मान लीजिए कोई जॉइंट सेक्रेटरी है उससे अबव है और उनके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि इसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होगी। आप जॉइंट सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी से अबव हो, इट डज नॉट मैटर। अगर आपके अगेंस्ट आरोप लगे हैं दैट यू आर इन्वॉल्व इन करप्शन केस या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चलाई जा सकती है,
तो फिर आपके मतलब सीबीआई को प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये भी बहुत छोटा सा है, फटाफट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। CVC is main body responsible for preventing corruption in central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर करप्शन रिमूव करना है, करप्शन को खत्म करना है, तो उसके लिए जो मेन बॉडी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? सीबीसी है। ये सेटअप हुई थी 1964 में। सीबीआई कब सेटअप हुई थी? 1963 में। और ये सेटअप हुई है 1964 में। और ये हुई थी एग्जीक्यूटिव एक्शन से, मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं हुई थी, एग्जीक्यूटिव एक्शन से हुई थी। और इट वाज रिकमेंडेड बाय संथानम कमेटी। इट टू वाज रिकमेंडेड बाय संथानम कमेटी। सीबीआई जैसे रिकमेंड हुई थी बाय संथानम कमेटी, ये भी रिकमेंड हुई है बाय संथानम कमेटी। एट द बिगिनिंग सीबीसी वाज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। हमने देख लिया था, जैसे सीबीआई ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैसे ही शुरुआत में सीबीसी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी। लेकिन 2003 में पार्लियामेंट ने सीबीसी एक्ट पास किया और सीबीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। कब दिया था? 2003 में। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अभी सीबीसी क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओरिजिनली ना तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। In 2004, CVC was made the authority to receive and act on complaints from whistleblowers। 2004 में क्या हुआ? सीबीसी को अथॉरिटी बना दिया गया। किसके लिए? अगर कोई विसिल ब्लोअर कोई कंप्लेंट कर रहा है किसी चीज के बारे में, तो उसकी जो अथॉरिटी होगी किसके पास में होगी? सीबीसी के पास में होगी। अबाउट करप्शन और मिसयूज ऑफ ऑफिस विच इज पॉपुलरली नोन एज विसिल ब्लोअर रिजोल्यूशन। तो मान लीजिए कि कोई बिजली विभाग में है। अब बिजली विभाग में जो एम्प्लॉई है उसने ये देखा कि जो हायर लेवल पर ऑफिसर्स हैं वो बिजली की चोरी कर रहे हैं, या फिर जो है बहुत सारा जो रिसोर्सेज है उसको उन्होंने एलोकेट कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उससे वो फॉरेन ट्रिप्स लगा के आ गए हैं, उन्होंने बहुत सारी पर्सनल असेट्स को खरीद लिया है, बहुत सी प्रॉपर्टीज अक्यूमुलेट कर ली है। उसके बाद में और भी दूसरी जगह से उन्होंने मतलब रिसोर्सेज का मिसयूज़ उन्होंने किया है। अब ये चीज़ लोअर लेवल पर एम्प्लॉय को पता है, तो वो जो है वो सीबीसी के पास में जाकर कंप्लेन कर सकता है। तो सीबीसी के पास में अथॉरिटी है विसिल ब्लोअर की। ठीक है, तो विसिल ब्लोअर का अगर कंप्लेन करनी है तो वो किसके थ्रू, किसके पास में जाएगा? सीबीसी के पास में जाएगा। अब कंपोजिशन, सीबीसी मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चेयरपर्सन होता है, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक चेयरपर्सन कंपलसरी है और 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं हो सकते हैं। तो टोटल 3 मेंबर्स होंगे एट मैक्स। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और अपॉइंटमेंट जो है किसके ऊपर होगा? 3 मेंबर कमेटी होती है। अब 3 मेंबर कमेटी में सिलेक्शन कमेटी में मेंबर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी हमने सीबीआई में देखा था, सीबीआई में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है, और उसमें था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन होम, अब यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर आ गया। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसका नाम हटा के हमने क्या कर दिया? होम मिनिस्टर कर दिया, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है। अब सीबीसी होल्ड करके रखते हैं ऑफिस फॉर 4 years और अंटिल दे रीच द एज ऑफ 65 years। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 4 साल या 65, दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाए तब तक वो ऑफिस होल्ड करके रखेंगे। हमने देखा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 3 साल 70 साल था, 3 ईयर होल्ड कर सकते हैं, 70 साल होल्ड कर सकते हैं। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का हमने देखा था कि वो 65 ईयर्स है, और उनका जो टेन्योर है वो डिसाइड होता है पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है, उनका टेन्योर फिक्स नहीं होता। सीबीआई डायरेक्टर का क्या है? 2 साल। तो ये सारी चीज़ें आपको टिप पे होनी चाहिए, मतलब इसमें आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कन्फ्यूज हो गए तो फिर आपके 2 मार्क्स जो है इजीली आप गवा दोगे एग्जाम में। वो होल्ड करके रखते हैं ऑफिस कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, या फिर वो 65 साल, जो भी अर्लियर है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म
दे कैन नॉट टेक अ जॉब अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है सीवीसी को। प्रेसिडेंट कैन रिमूव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर फ्रॉम ऑफिस इन फॉलोइंग सिचुएशन, ये भी हमने डिस्कस किया और एक बार इसको पॉज करके आप पढ़ लेना। अपार्ट फ्रॉम अर्लियर कंडीशन, प्रेसिडेंट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी वाला नॉर्म भी है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये जो सैलरी एंड अलाउंसेस है सीवीसी की, ये उसे उतनी ही मिलेगी जितनी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने देखा था सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, सॉरी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशन ऑफ सीवीसी आर सिमिलर टू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली सैलरी अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशन ऑफ विजिलेंस कमिश्नर आर सिमिलर टू मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो जो चेयरमैन ऑफ सीवीसी है उसको सिमिलर मिलेगी, किसके सिमिलर मिलेगी, जो यूपीएससी के चेयरमैन है उनके सिमिलर मिलेगी, और जो मेंबर है उनको कितने सिमिलर मिलेगी, जो मेंबर ऑफ यूपीएससी है। उसके बाद में वर्किंग सिंपल है, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लेना। बस ये पता होना चाहिए कि सीवीसी सबमिट्स अ रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क टू द प्रेसिडेंट। अभी तक हमने देखा था स्टैट्यूटरी बॉडी में that they were submitting report to central government, but CVC submits its report to the president. अब ये विजिलेंस यूनिट होता है हर मिनिस्ट्री में। एवरी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैज अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर, हर मिनिस्ट्री या हर डिपार्टमेंट में चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है। अब विजिल करने का काम होता है, देखभाल करने का इसका काम होता है, ये भी सिंपल है। उसके बाद में ये आप फंक्शंस भी एक बार इसको पॉज करके पढ़ लेना। अब हम देख लेते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये भी हम फटाफट डिस्कस करेंगे, ज्यादा इसमें बहुत जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वही डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो रिकमेंडेशन ऑफ एआरसी, लोकपाल और लोकायुक्त का रिकमेंडेशन किसने कहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी ने रिकमेंड किया था इनको स्टेब्लिश करना है। Administrative Reform Commission suggested creating two special body, Lokpal and Lokayukt, to deal with citizens' complaint and corruption in government. ठीक है। Then there is a role of ombudsman. The Lokpal and Lokayukt works like ombudsman. This is important. इसका मतलब क्या होता है? They investigate complaints of corruption against public officials and government organization. करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसके अगेंस्ट, पब्लिक ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट। लोकपाल वर्क एट नेशनल लेवल व्हाइल लोकायुक्त वर्क एट स्टेट लेवल। लोकपाल होता है नेशनल लेवल पर और लोकायुक्त होता है स्टेट लेवल पर। बोथ हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन केसेस एंड आर यूजुअली हेडेड बाय जज और रिटायर्ड जजेस। तो लोकपाल और लोकायुक्त को हेड यूजुअली जजेस करते हैं, वो या तो सर्विंग होते हैं या रिटायर्ड होते हैं। jurisdictions में दे कैन डील विद कंप्लेंट अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर आपको लगता है कि कोई मिनिस्टर करप्शन केसेस में इन्वॉल्व है, जो आई एम श्योर आपको लगता ही होगा, और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, सीनियर ब्यूरोक्रेट अगर करप्शन केसेस में इन्वॉल्व है, तो आप उनकी कंप्लेंट किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, किसके लिए, किसके कहाँ कर सकते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त में कर सकते हैं आप उनकी कंप्लेंट। अब ये जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार आया था स्वीडन से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा था ना ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, स्वीडन से ओरिजिनेट हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑल्दो इट इज फैक्चुअल। अब ये हमने देख लिया था कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंड किया था क्रिएटिंग टू इंडिपेंडेंट बॉडी, वन एट द सेंट्रल लेवल एंड वन एट द स्टेट लेवल टू डील विद करप्शन। लोकपाल बिल was passed in लोकसभा in 1968 बट वो लैप्स्ड हो गया था ड्यू टू लोकसभा डिसॉल्ट। फिर 2002 में वापस से नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिकमेंड किया था कि प्लीज स्टेब्लिश कीजिए लोकपाल एंड लोकायुक्त। लेकिन इवेंचुअली 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हेडेड बाय अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास,
लाइक्स ऑफ अदर प्रशांत भूषण, इन सब लोगों ने जो मूवमेंट किया था, उसी के बाद में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट को स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल वॉज फाइनली पास बाय पार्लियामेंट इन 2013। 2013 में पास कर दिया गया था। अब लोकपाल और लोकायुक्त के मेंबर और चेयरपर्सन को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कोई सिलेक्शन कमेटी होगी। तो अगेन सिलेक्शन कमेटी है जो हमें पता होना चाहिए। दे आर अपॉइंटेड बाय हुम? अगेन दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट इसके लिए सिलेक्शन कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर होता है, वो चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम। एक इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हमने कहीं नहीं देखा था, वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये अभी तक हमने कहीं नहीं देखा था। तो लोकपाल और लोकायुक्त में वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होता है। ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है? लोकपाल कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट ऑफ करप्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर कोई करप्शन चार्जेस हैं तो जो लोकपाल है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कर सकता है, तो किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ कर सकता है। तो यस, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ ग्रुप ए, बी, सी, डी, सभी के खिलाफ करप्शन चार्जेस। अगर आप ग्रुप डी सर्विस में हो, बी सर्विस में हो, सी सर्विस में हो, ए सर्विस में, और आपके खिलाफ किसी को करप्शन चार्जेस लगाने हैं, तो वो जा सकता है लोकपाल, और लोकपाल आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ वन चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चेयरपर्सन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं। हाफ ऑफ द मेंबर्स जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। अब ये जो 8 मेंबर हैं या 1+8 9 मेंबर है, इनमें से जो 4.5 या 4 मेंबर्स हैं ये जुडिशियल होने चाहिए, मतलब कि ये जुडिशरी से होने चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। ऑल्सो 50% ऑफ मेंबर्स शुड बिलोंग टू SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। और बाकी के जो 50% है उनमें से एटलीस्ट या तो SC का होना चाहिए, या शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए, या अदर बैकवर्ड क्लासेस का होना चाहिए, या वो माइनॉरिटी से बिलोंग करना चाहिए, या वो वुमेन होना चाहिए। तो ये 50% का कंपोजिशन है। 50% जुडिशियल होना चाहिए और 50% SC, ST, OBC, वुमेन, माइनॉरिटी। अब लोकपाल हैज द पावर टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग CBI। तो CBI को भी जो है सुपरिंटेंड कर सकती है, मतलब उसके ऊपर निगरानी रख सकती है कौन? लोकपाल। अब FCR एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हमने पास किया था 2010 में। इसमें क्या कहा है? लोकपाल कैन ऑल्सो डील विथ केसेस related to foreign donation that are more than 10 लाख per year under the FCRA। मान लीजिए किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मदरसा को, या किसी चर्च को, या किसी टेंपल को साल में 10 लाख से ज़्यादा का फॉरेन डोनेशन मिल रहा है। तो ऐसा अजम्पशन है या फिर ऐसा शक है कि ये जो है वो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं थ्रू रिलीजियस डोनेशंस। तो ऐसे टाइम पर कौन उसके ऊपर मतलब उसकी ज्यूरिस्डिक्शन लोकपाल के पास में होती है। लोकपाल ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और उसकी पावर कहां से वो डिराइव करता है? वो डिराइव करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। लोकायुक्त इन स्टेट्स। The act requires every state to establish a लोकायुक्त through a state law within 1 year after the act came into force। ये जो लोकपाल एक्ट है, लोकपाल एक्ट ने ये कहा था कि हर एक स्टेट को लोकायुक्त बनाने की जरूरत है विद इन देयर जुरिस्डिक्शंस, और ये होना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। जब से एक्ट पास हुआ, मान लीजिए 2013 में एक्ट पास हुआ है, तो 2013 के बाद से 1 साल के पहले तक, या 2014 के पहले तक हर एक स्टेट को लोकायुक्त स्टेब्लिश करना है अपनी जुरिस्डिक्शन में। ये लोकपाल एक्ट ने कहा था। अब चेयरपर्सन और मेंबर की एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो पहली चीज है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं हो सकते हैं। ये पहली एलिजिबिलिटी है कि आप ना तो सांसद हो सकते हो, ना ही विधायक हो सकते हो।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने की जरूरत नहीं है. द चेयरपर्सन डज नॉट हैव टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. द पोजीशन कैन ऑल्सो बी हेल्ड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और एन एमिनेंट पर्सन विथ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस. तो ये जो चेयरपर्सन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो. चेयरपर्सन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है या एमिनेंट पर्सन जिसके पास में प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो हो सकता है. तो इतना ही क्वालिफिकेशंस में दिया हुआ है. मिनिमम एज, दिस इज इंपॉर्टेंट. पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 45 years old टू बिकम द चेयरपर्सन. कम से कम 45 साल का होना चाहिए. हमको मैक्सिमम एज नहीं कहा. जैसे हमने देखा था ना कि 6 साल हो सकता है या 65 years ऑफ एज. दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगा उसके बाद में आप ऑफिस को छोड़ दोगे, आपको रिमूव कर दिया जाएगा. यहाँ पर उन्होंने मिनिमम एज बताई कि एटलीस्ट 45 साल का तो होना ही चाहिए अगर आपको चेयरपर्सन बनना है लोकपाल का. तो अब लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2016 का कुछ अमेंडमेंट था. 2016 के अमेंडमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में. क्या था ये? इट स्टेट्स दैट इफ देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, देन लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी विल बिकम अ मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमिटी दैट अपॉइंट्स द लोकपाल. ये हमने डिस्कस कर लिया था सीबीआई में. द अमेंडमेंट ऑल्सो चेंज सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट. क्या है सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट? विच earlier required public official to declare their asset and liabilities within 30 days of joining government service. इसमें उन्होंने क्या कहा है? सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आते हो तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपकी असेट और लाइबिलिटीज को पब्लिश करना पड़ेगा. तो ये जो सेक्शन था 44 उसको चेंज कर दिया. आफ्टर अमेंडमेंट द 30-day डेडलाइन वॉज रिमूव्ड. ये जो 30-day डेडलाइन थी कि आपको आपकी एसेट और लाइबिलिटीज बतानी पड़ेगी, तो इसको हटा दिया. एंड नाउ पब्लिक ऑफिशियल मस्ट डिक्लेयर देयर एसेट एंड लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द रूल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अब जो भी गवर्नमेंट ने रूल डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी एसेट और लाइबिलिटीज को डिक्लेयर करना है. ठीक है. तो ये 2016 में अमेंडमेंट्स किए गए थे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में. उसके बाद में कुछ चेंजेस है इन द फंक्शंस ऑफ सीवीसी. ये आप इसको पढ़ लेना, सिंपल है, ज्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं उसमें. तो हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी उससे डिस्कस कर लिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. जितना मतलब जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो जिनकी पूछने की पॉसिबिलिटीज है वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली. तो इसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर हो गया है. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत है. बहुत सारी चीजें आपकी टिप पे होनी चाहिए. समझाने का उसमें कुछ नहीं है. ऑलमोस्ट 99% जो चीजें हैं वो रटने वाली चीजें. तो अगर आपको लगता है कि आपको इसमें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो ये होगा, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा है. उसमें बहुत सारी डेट्स दी हुई है, बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे ईयर दे रखे हैं, कौन कब अपॉइंट कर रहा है, थोड़े थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस है, सिलेक्शन कमेटी किसकी कौन सी होगी. तो ये सारी चीजें आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा. तो मेरी यही है अपील कि आप उसको अच्छे से बार बार उसको करते रहो, PYQs देखते रहो. 10 में से 9 क्वेश्चन यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद.